हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है मैथ्स पेडागोजी को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। धीरे धीरे मैं साइंस स्टूडेंट्स वाले अभ्यर्थियों के लिए भी दोस्तों वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आज से हमने दोस्तों मैथ्स पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है गणित शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो उसको आप देख लीजिएगा। आज हम दोस्तों गणित शिक्षण की विधियां दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ से हमेशा से 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको दोस्तों अपनी मैथ्स पेडागोजी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कई बार दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है कि एनसीईआरटी 2005 एनसीएफ 2005, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। दोस्तों, गणित विषय है जो बालक का गणितीकरण करे। कई बार दोस्तों ऑप्शन में डायरेक्टली आपको यह ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पॉजिटिव है। दोस्तों, आप यदि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर देखकर आप इसको टिक कर सकते हैं, जो कि आपका 100% सही होने वाला है। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हल करने के कुछ अच्छे तरीके होते हैं दोस्तों। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स देखकर भी आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि आपसे दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, तो यदि आप आंसर दोस्तों सभी 4 ऑप्शन से क्लिक करते हैं माइंड में, यदि आपको वहां से नेगेटिव वाइब्स आती है तो अब दोस्तों नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर होने वाला है। यदि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो यदि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव आंसर है कि गणित विषय है जो बालक का गणितीकरण करे। गणितीकरण करने का मतलब है फ्रेंड्स, जो कि बालक की विभिन्न संक्रियाओं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, जैसे इतने रुपए उसने उससे उधार लिए तो इतने वापस करने हैं, इतने का सामान खरीदा तो कितने वापस करने चाहिए। कुछ इस तरीके से दोस्तों प्रमुख उद्देश्य होता है जिससे बालक का गणितीकरण हो सके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक गणितीय पोर्टफोलियो की विषय वस्तु। पोर्टफोलियो का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या क्या सम्मिलित है। दोस्तों, आप प्रतिदिन सुबह से लेकर अपनी दिनचर्या में क्या क्या शामिल करते हैं, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, कब कब क्या पढ़ते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट आप कार्य करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों प्रतिदिन की पोर्टफोलियो या फिर दोस्तों एक सब्जेक्ट की पोर्टफोलियो भी बनती है, डेली की पोर्टफोलियो ही बनती है। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है दोस्तों कि आप प्रतिदिन या एक महीने का पोर्टफोलियो के अंदर किस किस तरीके से अपनी दैनिक रूटीन में किस किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं। एक पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जिन पर एक विद्यार्थी एक विशेष समय अवधि में कार्य कर सकता है। दोस्तों, एक विशेष समय अवधि दी जाती है कि इतने समय अवधि में हमें इतना कार्य करना है, तो इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब दोस्तों कुछ सुझाव, एक बिंदु है। फर्स्ट है दोस्तों मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का मतलब है दोस्तों कुछ इस तरीके से प्रश्न होते हैं जिसके एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे बात करूँ मैं बात करता हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। दोस्तों, भोपाल में एक दिन लाइट चली जाए तो क्या होगा। तो इसके दोस्तों बहुत सारे आंसर होने वाले हैं। कई लोग बोलेंगे दोस्तों कि पानी की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कुछ लोग बोलेंगे दोस्तों सारी इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी एक दिन के लिए। तो इसके दोस्तों अनेक क्वेश्चंस के अनेक आंसर हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के अनेक आंसर दोस्तों। तो इस तरीके के प्रश्नों को बोला जाता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें दोस्तों इसमें माइंड डेवलप होता है, बच्चा सोचने के लिए मजबूर होता है। इसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न भी कहा जाता है। इसे ही दोस्तों अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। मैं आगे दोस्तों आपको बताने वाला हूँ अपसारी चिंतन में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो पूछा जाता है तो आपका आंसर होने वाला है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब हम बात करें फ्रेंड्स, यदि जैसे ही मैंने बताया कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, तो दोस्तों नेक्स्ट है सामूहिक प्रोजेक्ट के रिपोर्ट। यदि दोस्तों आप समूह में रहकर प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका माइंड डेवलप होता है। तो यही दोस्तों मुक्त उत्तर वाले प्रश्न के अंतर्गत भी आने वाला है। नेक्स्ट है विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए या पूछे गए प्रश्न। उनका दोस्तों टीचर्स को सम्मान करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी भले ही क्वेश्चन रॉन्ग पूछे या सही पूछे, आपको उसको बहुत धैर्य के साथ में दोस्तों उसके पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। और दोस्तों नेक्स्ट एक छोटा प्रोजेक्ट। तो
दोस्तों ये पोर्टफोलियो की विशेषताओं के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लेख यदि आपको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, इसको भी पोर्टफोलियो में आप सम्मिलित कर सकते हैं। समस्या हल करने के लिए कार्य को भी आप इस तरीके से दोस्तों अपनी पोर्टफोलियो में हल कर सकते हैं। यदि दिन भर की आपकी जो भी समस्याएँ हैं, उनको दोस्तों एक निश्चित समय अवधि में हल करने के लिए भी आप इसको पोर्टफोलियो में अपना सम्मिलित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप कि आपको सारी क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रूब्रिक्स। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि ये रूब्रिक्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं रूब्रिक्स की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूब्रिक्स क्या होते हैं। यदि आपने 10th या 8th लेवल में कुछ कहीं पर भी एग्जाम्स दिया है किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैथ्स का आपने एग्जाम्स दिया, तो रूब्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों यदि आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए, आपने आधा क्वेश्चन हल किया है, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि आपको उसका बिल्कुल भी अंक ना दिया जाए। रूब्रिक्स का मतलब यही होता है कि आपने कुछ तो हल किया है, तो उसका दोस्तों जो आपने आधा क्वेश्चन हल किया है उसका दोस्तों यदि पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर वहाँ पर दिए जाएंगे। यदि आपने पूरा आंसर तक किया हुआ है सही तो आपको 2 नंबर के 2 नंबर दिए जाएंगे। यदि आपने आधा आंसर किया हुआ है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसी को दोस्तों रूब्रिक्स कहा जाता है। उसी को दोस्तों लैंग्वेज भाषा में लिखा गया है। एक रूब्रिक लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों वही बात है कि शिक्षक विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। शब्द रूब्रिक्स को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, मूल्यांकन के लिए मार्ग निर्देशन का एक समुच्चय जो मूल निर्धारित किए जाने वाले अभिलक्षण और आयामों को सुस्पष्ट प्रदर्शन कसौटी तक एक रेटिंग स्केल के साथ व्यक्त करता है। दोस्तों रेटिंग स्केल का मतलब है कि एक जहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन का हल किया गया है वहाँ तक कुछ अंक दिए जाएं, कुछ रेटिंग स्केल के माध्यम से दोस्तों क्वेश्चंस को चेक किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। एक निश्चित स्केल मापदंड फर्स्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों स्केल के प्रत्येक बिंदुओं के लिए प्रदर्शन की व्याख्यान करने से पहले अभिलक्षणों की एक सूची। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यार्थियों के लिए एक से स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको रूब्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम सबसे मेन बात करते हैं कि समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। समस्या समाधान विधि मुख्य रूप से दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके जनक भी पूछे जाते हैं। तो इसके जनक हैं फ्रेंड्स, इसके जनक हैं सुकरात एंड सेंट थॉमस। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पहले से पता रहा होगा, क्योंकि मुख्य विधि है समस्या समाधान विधि क्वेश्चन हल करने की। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि की। तो समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, सुकरात एंड इसके अलावा आपको ऑप्शन में सुकरात ना मिले तो आप इसे सेंट थॉमस को भी आप आंसर लगा सकते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों समस्या समाधान विधि क्या होती है। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, जब तक दोस्तों समस्या नहीं होगी तब तक हम उसको समाधान तक नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों जब भी किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है। तो दोस्तों उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना ही समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समस्या समाधान विधि के चरण। दोस्तों इसके प्रमुख 5 चरण हैं। कई बार दोस्तों ऑप्शंस भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, या इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि के चरण हैं। तो आपको दोस्तों सभी माइंड में पाँचों आपको क्लियर होने चाहिए। तो हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला चरण दोस्तों समस्याओं को स्वीकारना या पहचानना। जब तक दोस्तों हम अपनी समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक उसके समाधान तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला आंसर हमारा यही होने वाला है कि समस्याओं को स्वीकारना या समस्या को पहचानना। तब तक दोस्तों हम समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक दोस्तों उसको कैसे आप हल कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है समस्या का विश्लेषण। दोस्तों हमें समस्या मिल गई, उसे हमने पहचान लिया, हम दोस्तों उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसका दोस्तों सबसे पहले विश्लेषण करेंगे कि समस्याओं को कैसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाए, किस तरीके से हम अपने समाधान तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज करना। दोस्तों उसके बाद हम विश्लेषण करने के बाद में गणितीय संबंधों की खोज करेंगे, किस किस तरीके से हम इसके निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, यानी किस तरीके से हम इसके हल खोज सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हल ज्ञात करना। दोस्तों जब हमें गणितीय संबंधों की खोज का ज्ञात हो जाएगी तो किस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि हल ज्ञात करना।
इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि उसका जो समस्या है उसे हल करेंगे। और हल ज्ञात करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा कि हम 2-4 हल ज्ञात कर सकते हैं कि किसका समाधान इस तरीके से होगा, इसका समाधान इस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 5वां, उत्तर की जाँच करना। यदि हमने दोस्तों हल ज्ञात करते समय 2 से 4 हल ज्ञात कर लिए हैं कि इस तरीके से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इस तरीके से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो दोस्तों हमारा सबसे लास्ट में पॉइंट रहने वाला है कि हम किस तरीके से क्या करने वाले हैं कि उत्तर की जाँच करेंगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होने वाला है जिससे हम निश्चित समस्या समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको 5 के 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि समस्या को पहचानना है, यानी कि समस्या को स्वीकारना है कि ये हमारी समस्या है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। समस्या को पहचानने के बाद में दोस्तों समस्या को आपको क्या करना है, छोटे छोटे खंडों के द्वारा विश्लेषण करना है। तो दूसरा पॉइंट है समस्या का विश्लेषण। फिर दोस्तों समस्या को गणितीय संबंधों के माध्यम से खोजना है। इसके बाद में दोस्तों हमें हल ज्ञात करना है। 2-4 हल ज्ञात करने के बाद में दोस्तों हम सही उत्तर की जांच करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे समस्या समाधान विधि के उद्देश्य की प्राप्ति में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि समस्या समाधान विधि के गुण क्या क्या हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करने से क्या बालक का मानसिक विकास होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। सोचने विचारने में दोस्तों मजबूत होता है, मानसिक विकास होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की इसमें गुण क्या क्या हैं। तो यह दोस्तों सबसे मुख्य गुण है इसका कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें बच्चा सोचने को मजबूर होता है। और दोस्तों नेक्स्ट एक गुण यही भी है, इसमें छात्र सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। यह करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। जब तक बच्चे के पास स्वयं प्रॉब्लम्स नहीं होगी वह स्वयं ही हल करने लगेगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें बच्चा सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। बच्चों में एक वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है क्योंकि दोस्तों वह स्वयं ही उसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, स्वयं सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हमें हल ज्ञात करना है। और दोस्तों बच्चे में वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित गुण हैं। अब इसमें कुछ दोष भी हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोष क्या हैं इसके। तो छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे क्या दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। अब यह महंगी विधि है दोस्तों। समस्या समाधान करने के लिए हो सकता है प्रयोगशाला की भी जरूरत पड़ जाए, तो प्रयोगशाला दोस्तों लगाना बहुत थोड़ा सा महंगी विधि है, या ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है सहकारिता अधिगम विधि। दोस्तों कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच दोस्तों इम्पोर्टेंट विधि है यह। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सहकारिता अधिगम विधि होती क्या है। सहकारिता अधिगम विधि ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहां विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। सहकारिता अधिगम विधि का मतलब ही दोस्तों सहकारिता का मतलब ही होता है, सहकारिता का मतलब ही होता है दोस्तों कि मिलजुल कर कार्य करना। तो हमें एक ऐसा वातावरण दोस्तों क्रिएट करना है जिससे दोस्तों लड़के यानी कि छात्र मिलजुल कर दोस्तों अपने अधिगम को बढ़ावा दे सकें और अपने आचार विचार जो दोस्तों उनके विचार हैं अपने एक दूसरे को ग्रुप में दोस्तों क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए दोस्तों इस विधि में मिलजुल कर दोस्तों एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। तो इसे ही कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक था। तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट यहाँ तक रह गया हो, सबसे इम्पोर्टेंट विधि है समस्या समाधान विधि। इसके 5 प्रमुख चरण हैं दोस्तों। इसके गुण कौन से हैं, इसके दोष कौन से हैं। सहकारिता अधिगम विधि कुछ भी नहीं है दोस्तों। सहकारिता का मतलब ही होता है मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करना। इस तरीके से ऐसे वातावरण को क्रिएट करना जिससे दोस्तों अधिक से अधिक अधिगम को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों आज तक यहीं तक था। तो यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों मैथ्स पेडागोजी में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। अभी मैथ्स पेडागोजी की जो शिक्षण विधियाँ हैं अभी कंप्लीट पूरी नहीं हुई हैं दोस्तों। एक वीडियो और मैं दोस्तों शिक्षण विधियों का लेकर आने वाला हूँ। तो यदि कोई आपका डाउट रह गया हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ आपको या नहीं दोस्तों। आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए, कुछ भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।